बहुत धन्यवाद। आज हम सबका सौभाग्य है महामुनि भरत को अपनी स्मृतियों में हम सब लोग पुनरपि लाते हुए उनके लेखन, उनके सिद्धांत, उनके दर्शन और विशेष करके नाट्यशास्त्र के संदर्भ में आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा का एक सत्र हम सब लोगों ने संपन्न किया। संबोधन देना ये अपने यहाँ पर सामान्यतः उद्बोधन देने में, वक्तृत्व में एक परंपरा है। कभी कभी मन करता है कि उस परंपरा को थोड़ा सा तोड़ते हुए, क्योंकि सामान्य सिद्धांत होता है मंच पर जो उपस्थित है उनसे संबोधन प्रारंभ करते हुए और फिर अपनी बात को प्रारंभ करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी इच्छा है कि श्रोता दीर्घा से एक नाम लेकर के अपने संबोधन को प्रारंभ करूं। इसको आप बालपन की धृष्टता भी कह सकते हैं, लेकिन परम श्रद्धेय निरंजन साथ ही अभी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर अत्यंत अधिकार पूर्वक जिन्होंने चर्चा की और मेरे बहुत ही आत्मीय अनुज हैं, विगत 4 वर्षों से अत्यंत स्नेह का संबंध उनके साथ स्थापित हुआ है, अपने विषय के कुशल ज्ञाता हैं बंधुवर देवेंद्र पाठक जी। नाटक के संबंध में जब बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जितनी श्रोता दीर्घा बैठी है उसका उल्लेख करना भी मुझे लगता है कि बड़ा समीचीन होगा, लेकिन सबके अलग अलग नाम लूंगा। जैसे अभी श्रद्धेय बलवंत पुराणिक जी की बातचीत की, हमारे विजय भाई बैठे हुए हैं, पाठक जी हैं, सब लोग अपनी अपनी विधाओं के निष्णात हैं, इसलिए पूरे सदन को मैं बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर रहा हूँ। मातृशक्ति, माताएं, बहनें, बंधुगण सबको प्रणाम कर रहा हूँ। नाटक के संबंध में जब हम बात करते हैं तो सामान्यतया संजय जी जैसे जो वरिष्ठ रंगकर्मी होते हैं वो कहते हैं कि नाटक को एक तीसरी आंख देख रही होती है, और वो तीसरी आंख निश्चित तौर पर कौन सी है ये हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि उस धर्म, अध्यात्म, सनातन की परंपरा से हम सब लोग आते हैं। तो नाट्य शास्त्र एक प्रकार से पूजा कर्म होता है, ऐसा हम कहते हैं। साक्षात मंदिर में बैठ करके विग्रह की पूजन अर्चन करने जैसा काम रंग कर्म है। तो मैं सोच रहा था कि जब महाभारत जैसा बड़ा भारी नाट्य रचा जा रहा था, नाट्य इसलिए कहता हूं क्योंकि उस नाट्य को रचने वाला नीति नियंता रथ की लगाम थाम करके बैठे हुए थे। उन्होंने उस पूरे महाभारत के नाट्य को मंचित करवाया इस जगदीक पर, लेकिन अंततः तीसरी आंख की आवश्यकता तो तब भी थी। तो संजय को कहा तुम देख करके बताते रहो, जिनके नेत्र नहीं है उन तक भी पूरा नाट्य पहुंचता रहे। आंगिक और वाचिक परंपरा की बात हो रही थी। आंगिक तो हम सब लोग देख पाते हैं, ईश्वर की कृपा है, हमको चक्षु मिले हैं, लेकिन जिनके चक्षु नहीं है उन तक भी ये नाट्य पहुंचता रहे, इसलिए संजय बैठाना जरूरी है। लेकिन संजय तो मंच पर थे, तो एक तीसरी आंख कमल जी के रूप में ऊपर वहां पर बैठी हुई देख रही है इस पूरे कार्यक्रम को। तो मैं कमल जी को भी प्रणाम करता हूं कि नाट्य की इस चर्चा में वो भी शामिल है, और इसलिए इसी तीसरी आंख की आवश्यकता बहुत होती है। आज का संस्कार भारती का यह पूरा आयोजन वास्तव में आज के संपूर्ण रंग कर्म पर ठहरी हुई तीसरी आंख है। उस आंख का दायित्व है कि आज जो कुछ हो रहा है वह न्यायपूर्ण है कि नहीं है, वह हमारी परंपरा के अनुकूल है कि नहीं है, इस सब को देखते रहना और लगातार इस कर्म को करने वाले सभी बंधु भगिनी को चेताना चौकीदार की तरह कि भाई ये जो कुछ हो रहा है इसको केवल हम टीआरपी के नाम पर, इसको केवल दर्शक जुटाने के नाम पर, संख्या बल जुटाने के नाम पर, अर्थ संग्रह के नाम पर, प्रसिद्धि के नाम पर केवल मदमस्त न होते रहे। तुम्हारा दायित्व बोध क्या है? इस दायित्व बोध की जागृति का दूसरा नाम है भरत मुनि महोत्सव। और इसलिए जिन 2 विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की, संजय जी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि नाट्य जो है रंग कर्म है, नाट्य शास्त्र जो है वो बार बार कहता है कि यह किसी एक व्यक्ति के सुख के लिए नहीं है। भरत मुनि ने हमको स्मृति में बार बार इस बात को बैठाया, कहा कि ये बहुजन हिताय काम नहीं है, कुछ लोग खुश हो जाएं देख करके। केवल यहाँ पर 25 लोग हैं, इन 25 लोगों के आनंद के लिए नाट्य शास्त्र नहीं रचा गया है, कोई नाटक नहीं खेला जा रहा है। ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विधा है, और इसलिए इसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यदि बनाना है
तो उसके लिए निश्चित तौर पर हमको भरत मुनि की उसी गौरवशाली नाट्य परंपरा की ओर बार बार लौट करके आना पड़ेगा। चाहे जितना हम सब पर वाम पंथ का प्रभाव पड़ता रहे, चाहे जितना हम पर पाश्चात्यकरण का प्रभाव पड़ता रहे, लेकिन लौट कर अपनी जड़ों की तरफ आना पड़ता है। मैं कई बार मजाक में एक उदाहरण देता हूं। जब माताएं शिकायत करती है, परिवारों में जाते हैं संघ के कार्यकर्ता के नाते, तो वैसा बीमार बहुत रहते हैं बच्चे, थोड़े थोड़े दिन में सर्दी जुकाम होता है, अस्पताल चले जाते हैं, तो मैं उनको मजाक में कहता हूं कि एक दक्षिण की एक भाषा में एक शब्द युग्म प्रयोग में आता है, और वो शब्द युग्म है नाभिनाल संबंधम। अब ये नाभिनाल संबंध क्या होता है? प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पश्चात उसकी नाल काट कर दाई ने जहां पर गाड़ी है जिस जमीन पर, उस धरती की ओर आप हम सब लौट लौट कर वापस जाते हैं। ये ईश्वर प्रदत्त गुण है मनुष्य का। तो पहले ऐसा होता था कि ननिहाल में मामा के यहाँ जचकी के लिए माताएं जाती थी, तो हम सबको सबसे प्रिय स्थान कौन सा होता था? तो मामा का घर, नाना का घर। दौड़ दौड़ करके हम मामा के यहाँ, नाना के यहाँ जाते थे। अब आजकल सारी डिलीवरीज अस्पतालों में होती है, तो नाल काट करके वहीं पर गाड़ दी जाती है अस्पताल के कैंपस में। तो बच्चे दौड़कर जाएंगे कहाँ? अस्पताल ही जाना है उनको दौड़ दौड़ करके। वो सर्दी के बहाने जाएंगे, मलेरिया के बहाने जाएंगे। तो इसलिए ये जो नाभिनाल संबंधम है, ये दरअसल भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के साथ हम सबका विषय को मजाक की तरफ बिल्कुल नहीं ले जा रहा हूं मैं। हास्य बोध में बात जरूर मैंने कह दी, लेकिन अंततः हमको भारतीय नाट्य शास्त्र ये सिखाता है। और इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राचीन काल में यदि संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण कला, ये सब कुछ नाट्य शास्त्र के अंदर ही समाहित मानी जाती थी। ये भरत मुनि का युग था, भट्ट लोल्लट का युग था। उस युग में ये सब कुछ इसमें समाहित था। एक साधे सब सधे, वैसी स्थिति थी। और इसलिए नाट्य जो है वो हमारे जीवन में ऐसा रचा पचा था कि इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं लगता था। बार बार हम लोग इन दिनों राम जी की बात करते हैं, राम कथा की चर्चा करते हैं। राम जी के रहते हुए राम जी पर सबसे बड़ा नाट्य अगर किसी ने रचा तो वो वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने उसे केवल स्क्रिप्ट राइटिंग किया था। ये लोक तक कैसे पहुंचेगा? और लोक तक पहुंचने से पहले जिस महानायक पर, जिस उदात्त धीरोदात्त नायक पर ये पूरा का पूरा नाट्य रचा गया है, ये कथा रची गई है, उनसे एक बार स्क्रिप्ट चेक करवाना, क्योंकि वो इस समकाल में उपस्थित हैं, राम स्वयं हैं। और इसलिए उस युग में भी दो रंगकर्मी तय किए गए, और सौभाग्य से वो रंगकर्मी स्वयं भगवान राम के पुत्र थे। लवकुश के रूप में उनको वाल्मीकि ने कहा कि ये पूरा का पूरा नाट्य आंगिक, वाचिक, भाविक सब प्रकार की प्रस्तुतियां उसमें तुम दिखाई देना चाहिए। राम कथा कहते हुए तुम जब कथा कहोगे तो स्वयं राम द्रवित हो जाए, ऐसी कथा। तो ये नाट्य का महत्व है। हमारे यहां पर जब हम इन कथाओं को पढ़ते हैं तो हमको कई बार लगता है कि वास्तव में बच्चों का चयन क्यों किया होगा? उस युग के उन महानायकों के मन में, ऋषि परंपरा के, ज्ञान परंपरा के लोगों के मन में कुछ तो रहा होगा। वाल्मीकि वैसे ही किसी लवकुश को खड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों के हृदय में इस नाट्य परंपरा, इस रंग कर्म, इस संपूर्ण कला के प्रति एक सहज भाव से आकर्षण होता है। और यह आकर्षण उस अवस्था तक पहुंचता है जिस अवस्था की चर्चा देवेंद्र जी कर रहे थे, जिस अवस्था की चर्चा कबीर की बात करते हुए संजय जी कर रहे थे। आप बच्चों को लाख कहते रहिए। अब बच्चे को किसी दिन विद्यालय नहीं जाना होता, मैं बार बार, बच्चे मेरी बातचीत में इसलिए आते हैं कि मैं बाल साहित्य और बाल मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं, बाल नाट्य पर भी कई शोध कार्य संपन्न करा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि आप बच्चा अगर विद्यालय नहीं जाना है तो माँ के सामने जब पेट पकड़ करके ऐसा ऐसा करता है, उससे बड़ा नाटककार आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, उससे बड़ा रंगकर्मी आपको कहीं नहीं मिलेगा दुनिया का। माँ को भी जो एक तरह से भ्रमित कर दे अपने इस आंगिक वाचिक अभिनय से, पिताजी जैसा कठोर हृदय व्यक्ति भी उसको विद्यालय नहीं भेज पाए। भले ही वो डांट करके कह देते हैं चल नौटंकी मत कर, लेकिन बच्चा नौटंकी करना नहीं छोड़ता। दरअसल यही मनुष्य का मूल स्वभाव, यही हमारी नाटक के प्रति आसक्ति है। और इसलिए भरत मुनि भी बार बार उसी दिशा में संकेत करते हैं कि भाई हम सब लोग अंततः अपना पूरा जीवन यापन जो कर रहे हैं, वो जब उस उदात्त दर्शन की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं ये कोई
किसी राजेश खन्ना ने एक फिल्म में डायलॉग बोल दिया है कि बाबू मोशाय, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, किसकी डोर कब हिलेगी। ये फिल्मों की बात नहीं है, ये हमारी परंपरा में, संस्कृत वाङ्मय में वर्षों से लिखा गया है। और इसलिए कई बार मुझे लगता है कि हम अपने इस दर्शन को समझें। बच्चों को आप ये कहना बंद करें कि चल नाटक मत कर। बच्चों को दरअसल प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ रख करके बाल्यकाल से कहिए बेटा नाटक कर। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर किसी बच्चे को आपने नाट्य से जोड़ दिया, अभिनय से जोड़ दिया, वह बच्चा जीवन में कभी भी, पूरे जीवन काल में 100 साल का होकर के वो इहलोक को त्यागेगा, जीवन में कभी भी जीवन से निराश नहीं होगा, संघर्षों से मात नहीं खाएगा और कभी भी समय से पूर्व आत्महंता होकर के आत्महत्या का काम जीवन में कभी नहीं करेगा। आप उठा करके देख लीजिए पूरा इतिहास, क्योंकि कला को आत्मसात करता है वो, उसको अपने जीवन के सारे संघर्ष, उसके सामने आने वाले सारे जितने दृश्य होते हैं, उसको ऐसा लगता है ये तो रंगमंच है, दुनिया एक रंगमंच है, ये तो दृश्य आते जाते रहते हैं, इससे क्या विचलित होना। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर जिस उदात्त अवस्था की ओर संकेत संजय जी कर रहे थे, वह बच्चे के बाल्यकाल में देखना हो तो रामकृष्ण परमहंस का साक्षात उदाहरण है। वागांबर पहना करके, जटाजूट सिर पे रख करके, और कलकत्ता के वहां पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की रामलीला के मंच पर खड़ा किया था। और रामकृष्ण परमहंस के जीवन की पहली समाधि लगी थी रामकृष्ण परमहंस को। वागांबर पहन करके, नीला रंग शरीर पर पोत करके वो जब खड़े हुए, उसके बाद जो आंखें बंद हुई तो आंखें खुले ही नहीं। डायरेक्टर चिल्ला चिल्ला करके कहते रहे मिताई जल्दी बोलो, अपना संवाद बोलो, लेकिन मिताई तो इस दुनिया में थे ही नहीं। ये कैसे हुआ? दरअसल ये नाट्य शास्त्र की उदात्त अवस्था है जो रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति ही अनुभव करते हैं। नरेंद्र ने भी नाटक किया था, तब जाकर के वो विवेकानंद बने। वो सुदूर गुजरात में पोरबंदर के गांव में बैठ करके एक राजा हरिश्चंद्र देख करके अगर एक मोहनदास करमचंद गांधी जीवन में सत्य को अंगीकार कर लेता है और सत्य के प्रयोगों के आधार पर अपने आप को बापू बना लेता है और पूरे भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का पूज्य बन जाता है, यह नाटक की शक्ति है। और इसलिए मुझे कई बार लगता है कि हम जब इन नाटकों की बात करते हैं तो इस नाटकों के इस अवदान को भी भूलना नहीं चाहिए कि इस राष्ट्र को, समाज को क्या क्या इन नाटकों ने दिया है। शिवाजी का उदाहरण हम सबके सामने है। नाटक ही तो करते थे, सेना बना करके लड़ते थे ना, पत्थर जमा जमा करके किले बनाते थे। आज हम बार बार जब नुक्कड़ नाटक की बात करते हैं, नाटकों में संसाधनों को कम करने का बजाय अधिक साधनों का उपयोग नहीं करना, कम साधनों में नाटक करना, ये जब बात करते हैं, शिवाजी उस समय पत्थर जमा करके किले बनाते थे, लेकिन उन्हीं किलों की रक्षा के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाना, ये नाटक सिखा रहा था शिवाजी को। और इसलिए इस नाटक के अवदान को लेकर के जब हम बातचीत करते हैं तो निश्चित तौर पर इन सब बातों को भी हम सब लोगों को बार बार देखना चाहिए। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि नाटक को लेकर के बार बार जो चिंताएं व्यक्त होती है, संजय जी ने भी एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया था, ये फिल्में, ये टीवी धारावाहिक, ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म, ये रंग कर्म के समक्ष चुनौती बिल्कुल नहीं है। मुझे जब बाल साहित्य के संदर्भ में लोग कहते हैं कि आजकल तो बच्चे यूट्यूब पर बच्चों के कॉमिक्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इससे बाल साहित्य समाप्त हो जाएगा, मैं कहता हूं नहीं होगा। दरअसल हमको दर्शन ने भी और विज्ञान ने भी एक सिद्धांत दिया है कि ऊर्जा कभी क्षरित नहीं होती, ऊर्जा का कभी क्षरण नहीं होता, उसका केवल रूपांतरण होता है। और इसलिए ये जो रंग कर्म है ये भी एक ऊर्जा है, इस ऊर्जा का केवल और केवल रूपांतरण हो रहा है, क्षरण बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपका रंग कर्म और यशस्वी हो रहा है। जिन लोगों तक रंगमंच नहीं पहुंच पाता, उन लोगों के चाक्षुष तक अगर कोई बात पहुंच रही है तो उसका माध्यम ये सारे टीवी धारावाहिक, फिल्म के पर्दे, ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। ये केवल काया का रूपांतरण है। और इसलिए इन सब माध्यमों पर चलता रहे, लेकिन अंततः भीष्म पितामह की भूमिका में, पिता की भूमिका में अंततः ये रंगमंच ही है। ये सब जितने बढ़ जाए, हम लोग देखते ना, ओमपुरी जी, अमरीश पुरी, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, सब आशुतोष राणा भी नई पीढ़ी के, ये सब लोग क्या कहते हैं, ये बार बार बुलाता है रंगमंच, नाभिनाड़ संबंधम के कारण से। और इसलिए ये जब बुलाता है तो निश्चित तौर पर इसलिए बुलाता है क्योंकि आप चाहे जितने आधुनिक माध्यमों से फिल्में बना लो, धारावाहिक बना लो, ओटीटी के सीरियल्स बना लो, लेकिन अंततः आपको पता है कि प्रतिपल अगर कोई चुनौती देता है तो केवल रंगमंच ही देता है।
वहां तो रीटेक की व्यवस्था है, कैमरा बंद हो सकता है, बीच में रीटेक हो सकता है, एडिटिंग हो सकती है। रंगमंच इन सब चीजों की अनुमति नहीं देता। प्रतिपल चुनौती है यहां पर। इसलिए इस कठिन परीक्षा को देने में अच्छे परीक्षार्थी सदैव सन्नद्ध दिखाई देते हैं हम लोगों को। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा अच्छा उदाहरण, में कई बार नाटक की विधा के बच्चों के बीच में जाता हूं, यहाँ भी MPHD के कक्षाओं में भी कई बार जाना होता है, तो मैं बच्चों को उदाहरण जरूर सुनाता हूं। नरहरि पटेल जी ने मुझे सुनाया था। बहुत अच्छे रंगकर्मी रहे और विशेष करके रेडियो रूपक के बहुत अच्छे जानकार थे। तो उन्होंने बताया कि एक बार बड़ा नाटक की प्रस्तुति का कार्यक्रम मंच पर हो रहा था। पुराना समय था, वो लोग जब युवा थे तब की बात है, बाबा डीके और नरहरि पटेल जी और ये सब लोग। तो नाटक के मंचन में हुआ यूं कि उन दिनों बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं होती नहीं थी, तो कहा कि एक व्यक्ति गोली मारेगा तो उसके हाथ में पिस्तौल रहेगी और वो जैसे ही गोली मारेगा तो पीछे टेप रिकॉर्डर में उन्होंने ऑडियो कैसेट में एक गोली की धाए की आवाज रिकॉर्ड करके रखी थी, और वो प्ले का स्विच दबाएंगे और वो धाए की आवाज होगी। उस समय वो ऐसे हल्का सा हाथ को झटका देगा, ये मानेंगे कि गोली चली और सामने वाला गिर जाएगा। उन्होंने बताया कि जैसे ही मैंने बंदूक उठाई और कहा कि मैं तुमको गोली मार दूंगा, उधर पीछे से वो तैयार, उसने प्ले का स्विच दबाया। आपको पता होगा पहले कैसेट की रील फंस जाया करती थी, अब रील फंस, वो पट्टी फंस गई उसमें टेप रिकॉर्डर में, और वो धाए की आवाज नहीं हो। तो नरहरि पटेल जी बताते हैं कि मेरे को तुरंत अनायास ऐसा लगा कि प्रत्युत्पन्न मति रखना चाहिए। तो मैंने देखा कि एक फल की टोकरी रखी, उसमें चाकू रखा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये पिस्तौल नहीं चली, अब मैं तेरी हत्या चाकू से करूंगा। और उन्होंने चाकू उठाया और जैसे ही चाकू लेकर के वो उस व्यक्ति की तरफ मारने के लिए बढ़े और जैसे ही चाकू उसके सीने तक ले गए, इतनी देर में वो टेप रिकॉर्डर ऑन हुआ और धाए की आवाज हो गई। तो ये जो प्रतिपल की चुनौती रंगमंच पर होती है, इन चुनौतियों को सामना करते करते कलाकार तैयार होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक और बात बहुत अच्छी आपने कही थी कि आनंद मूलकता ये मूल विषय है। दोनों के वक्तव्य में आया, देवेंद्र जी के वक्तव्य में भी आया, संजय जी के वक्तव्य। आनंद मूलकता बड़ी अनिवार्य है, और भारतीय नाट्य शास्त्र की आत्मा दरअसल ये आनंद मूलकता है। हम बार बार कहते हैं कि आनंद मूलक होने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, साया से ये काम नहीं होता है, कृत्रिम रूप से नहीं हो सकता। तो मैं कई बार उदाहरण भी देता हूं कि मैं शिक्षकों के प्रशिक्षण में गया था, तो इन दिनों नई शिक्षा नीति में ये शब्द बार बार आ रहा है कि शिक्षण जो है वो आनंद मूलक होना चाहिए, अध्यापक के लिए बात आती है। तो मैंने शिक्षकों से कहा कि भाई ये मोबाइल पर एक गीत सुनाता हूँ, यशुदास का बहुत मधुर गीत है, आप सब इसका आनंद लीजिए। जैसे ही चालू किया सब लोग झूम झूम करके आनंद लेने लगे। मैंने फिर जैसे ही गीत बंद हुआ, मैंने कहा अच्छा बताओ ये जो पहला मुखड़ा है, इसकी दूसरी पंक्ति में ये जो शब्द आया इसका पर्यायवाची क्या होगा? एकदम अचकचा गया। दूसरे अध्यापक को खड़ा किया, अच्छा बताओ ये जो शब्द आया इसका विलोम क्या होगा? अच्छा बताओ ये जो तीसरा पद है, इसमें अगर ये एक शब्द हटा दिया जाए, रिक्त स्थान कर दिया जाए, इसकी पूर्ति के लिए शब्दकोश में से दूसरा कौन सा शब्द आप ला सकते हैं? अब वो पर्यायवाची, विलोम, रिक्त स्थान की पूर्ति, परेशान हो गए। मैंने कहा कैसे शिक्षक हो आप लोग, हिंदी के शिक्षक हो, आपको समझ में नहीं आता है। चलिए मैं फिर से एक गीत बजा रहा हूं, सब सावधानी से सुनना, मेरे हर प्रश्न का उत्तर देना। लता जी का एक बहुत मधुर सा गीत चालू किया, वो बजा पूरा। जैसे ही गीत समाप्त हुआ, मैंने उन सब शिक्षकों से केवल एक प्रश्न किया, इतने सारे प्रश्न नहीं किए, मैंने केवल एक प्रश्न किया, आनंद आया क्या? दरअसल आप जब इन बाहरी प्रपंच में उलझते हैं तो आनंद कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि बार बार इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि हम सब भारतीय लोग, हम इस आनंद मूलकता को जीने वाले लोग हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ पर दुखांतिका पर हम समाप्त नहीं करते। ये सब पश्चिम और वामपंथ के प्रभाव से हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र में आ गया। हमारे यहाँ सब सुखांतिकाएं होती है। आप राम कथा को जब मंचन होते देखते हैं तो राम कथा सामान्यतः मंच पर समाप्त कहां होती है? राम के राज्याभिषेक से। क्यों होती है? सरयू में समाधि लेते हुए भी तो प्रभु राम को दिखाया जा सकता है नाटक के अंत में, जो इन दिनों पाश्चात्य प्रभाव से कई नाटककार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमको ऐसा लगता है कि मनुष्य दरअसल कला के पास, साहित्य के पास आता ही इसलिए है कि वह अपने दैनंदिन जीवन के तनावों से मुक्त हो सके। अगर आप उसको तनाव देकर के घर भेजते हैं तो संभवतः वह व्यक्ति साहित्य और कला से भी दूर होता चला जाएगा। इन दिनों हम लोग जो कह रहे हैं ना कि नाटकों को दर्शक कम मिलते हैं, साहित्य को पाठक कम मिलते हैं, ये इसीलिए हो रहा है
क्योंकि हमने पाश्चात्य दर्शन को अंगीकार कर लिया, भरत मुनि को भूल गए, भट्ट लोल्लट को भूल गए, उनके सिद्धांतों को, दर्शन को भूल गए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन कुछ बातों का ध्यान रखें। और दो बातें कहकर के अपने विषय को समाप्त करता हूं। पहला तो ये ध्यान रखिए कि नाटक जब भी करते हैं, युवा पीढ़ी भी बैठी हुई है, हमारे पुराने सब वरिष्ठ जन भी बैठे हुए हैं, नाट्य शास्त्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख भरत मुनि बार बार करते हैं कि हम नायकत्व की चिंता करें। जो सचमुच समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में नायक हैं, हम उन्हीं को नायक बना करके प्रस्तुत करें। इन दिनों एक बड़ी अजीब प्रकार की परंपरा चली है, केंद्र में हम नायक बना करके हमारी प्राचीन कथानकों के खलनायकों को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कह करके कि क्या हो गया, इसका एक दूसरा रूप भी होता है, तो हम दशानन भी देख रहे हैं, तो हम मंथरा भी देख रहे हैं, तो हम कुछ और चरित्र देख रहे हैं जो खलनायक चरित्र हैं। उन चरित्रों को नायक बनाना होता तो वाल्मीकि, तुलसी, रविदास, मीरा, कबीर, सूर्य ये सब सक्षम थे ना। हमसे तो थोड़ी सी ज्यादा ही बुद्धि थी ईश्वर की कृपा से उनमें। अगर उन्होंने खलनायक बनाया है तो हमको कोई अधिकार नहीं कि समाज जीवन को पथभ्रष्ट करने के लिए ऐसे खलनायकों को हम अपने नाटकों में, हम अपने साहित्य में नायक बना करके प्रस्तुत करें। ये बिल्कुल नहीं करना है। और इसलिए निश्चित तौर पर हम सब लोग इस बात को लगातार चिंता कर रहे हैं। कबीर के संदर्भ में आदरणीय संजय जी ने कहा भी कि कबीर ने दरअसल अद्वैत के उस मूल चिंतन धारा को, भाव को लोक तक पहुंचाने का काम किया। और ये जब कह रहे थे संजय जी, तो मुझे केवल एक बात बार बार ध्यान में आ रही थी कि उस युग के कबीर ने तो अपने दायित्व का निर्वाह किया, अद्वैत को बचा करके रखा, अद्वैत को लोक तक पहुंचा दिया। लेकिन जिस चिंता में हम आज घुल रहे हैं, रंग कर्म समाप्त हो रहा है, नाट्य कर्म समाप्त हो रहा है, इसका जो सम्मानजनक स्थान समाज में था उसमें कहीं ना कहीं क्षरण हुआ है। इसको फिर उस उदात्त अवस्था तक ले जाना है तो क्या किसी कबीर की प्रतीक्षा करते रहेंगे? क्या हमको स्वयं को कबीर नहीं होना पड़ेगा? एक कबीर ने अद्वैत को लोक तक पहुंचाने के अपने दायित्व का पूरा निर्वाह किया। आज के सब कबीरों से मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं, जो भी रंग कर्म में लगे हुए, आप सब कबीर हैं। आप सबको अपनी इस पुरातन परंपरा को अंगीकार करते हुए इस नाट्य को लोक तक लेकर के जाना पड़ेगा, तब जाकर के इसकी सर्वस्वीकार्यता होगी। और ये लोक तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही बताने के लिए संस्कार भारती है। आप कहेंगे कि संस्कार भारती का काम क्या? संस्कार भारती दरअसल समाज में, राष्ट्र जीवन में समरसता सिखाती है। संस्कार भारती को इसमें कोई रुचि नहीं कि आप बहुत अच्छे नृत्यकार हैं। वो आपको बार बार ये कहना चाहती है कि आपकी नृत्य की भाव भंगिमाओं का समुच्चय जब यहाँ आता है तब वो नृत्य बनता है। अमरजीत भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर। जब आप रंगों का सम्मिश्रण करते हैं तब जाकर के चित्र बनता है। बगैर इनका मिश्रण किए चित्र नहीं बन सकता, नए रंग आप नहीं बना सकते। जब आप आंगिक, वाचिक, भाविक ये सारी चीजों को एक साथ एक सूत्र में पिरोते हैं तब जाकर के रंग कर्म साकार होता है। और इन सबको करने वाले लोग अगर भिन्न भिन्न मति के होते हुए, भिन्न भिन्न प्रतिभाओं के होते हुए एक दूसरे की टांग खींचते रहे, एक दूसरे की गला काट स्पर्धा करते रहे, तब जाकर के संस्कार भारती को कहना पड़ता है कि जो समरसता आपकी कला का निर्माण करती है वही समरसता आपके हृदय में जब तक स्थापित नहीं होगी तब तक आप कलाकार नहीं हो सकते। इसलिए संस्कार भारती की आवश्यकता होती है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग संस्कार भारती का जो मूल सूत्रवाक्य सा कला या विमुक्त, इसका अर्थ एक बार ठीक से समझने का प्रयास करें। कला वो जो मुक्ति प्रदान करती है, और मुक्ति प्रदान करने वाली कला आपाधापी की कला नहीं होती, प्रसिद्धि प्राप्ति की कला नहीं होती, वह पूरी तरीके से समर्पित होती है भारत माता के चरणों में। ये राष्ट्र है तो ये कलाएं हैं, अन्यथा मूर्ति कला आप यहाँ पर भारत भवन में बैठ करके कितनी अच्छी मूर्तियां बना लें, अगर आपने इस समाज को संस्कार देने का काम नहीं किया इस तरह की संस्थाओं के माध्यम से, तो किसी दिन बमियान में तोप लेकर के कुछ मूर्ख लोग खड़े होंगे और ऐसी मूर्तियों को ध्वस्त कर देंगे। इसलिए हम सब लोग राष्ट्र चेता बने, राष्ट्र जीवन में समरस होने वाले कलाकार बने। इस शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।